नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 6 जून 2023 है। इसके अंदर हम हमारे इस जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एडिटोरियल्स हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग वह आर्टिकल देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हम सबसे पहले देखेंगे, ताकि अब अगर आप वीडियो को कम भी देखते हैं तो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो न छूटे। ठीक है। और जैसे जैसे आर्टिकल की तादाद हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल कम होते जाएंगे उसके बाद में उनको हमने लास्ट में रखा है। तो पहला जो हमारा जो आर्टिकल था, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो हमारा दैनिक जागरण में ये आर्टिकल था। ठीक है। तो जिसमें हमारा था कहा ये जो हमारा जो आर्टिकल है वो है हमारा जो इस प्रकार से हमारी जो जनगणना है वो दिनों दिन लेट होती जा रही है। ठीक है। तो जैसे हमारी जो जनगणना थी वो कब होनी थी, 2021 में पूर्ण होनी थी। ठीक है, जो कि अभी तक नहीं हो गई है। तो इस पर ये आर्टिकल लिखा गया है भी, इसमें कहा गया भी जितना ज़्यादा दिन हम क्या करेंगे, हमारी जनगणना है उसको लेट करेंगे, उससे क्या होगा, हमें नुकसान होगा। ठीक है। तो कह कर रहे हैं भी इसमें जो हमारी जो ये जो जनगणना होने वाली है ये देश की सबसे पहली डिजिटल रूप में जनगणना होने वाली है, जिसको अभी कहा गया है जो ये जो जनगणना है वो 2024 के बाद में होगी। ठीक है। तो जो 2024 के हमारे जो चुनाव है उनके बाद में ये हमारी जो जनगणना है वो पूर्ण करवाई जाएगी। ठीक है। तो वैसे हम जानते हैं अभी हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें जनगणना के लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो अभी इस समय ये बात कहना कहीं न कहीं उचित हो सकता है, मगर हम देखते हैं इसके अंदर कहा गया भी जो हमारी जो जनगणना है वो केवल और केवल हमारी जो जनसंख्या है उससे ही संबंधित नहीं होती। उसके अंदर हमारी जो कहीं न कहीं जो हमारी जो लोग हैं उनकी जनसंख्या ही इस पर निर्भर नहीं करती है। इसके जो आंकड़े होते हैं वो अन्य जो हमारे जो कार्य होते हैं, अन्य जो नीतियाँ होती हैं उसके लिए भी हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। इसका क्या है भी जो समय पर जब जनगणना नहीं होती है तो उसके वजह से समाज पर क्या होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है। और जनगणना में देरी से देश में जो सामाजिक आर्थिक जो सुधार है वो भी क्या हो सकते हैं, बहुत घातक हो सकते हैं। उसके भी जो हमें जो परिणाम है बहुत ही भयंकर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आज हम कहें 2023 के अंदर है और हमारी जो नीतियाँ बन रही हैं वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो नीतियां हैं वो कितनी स्पष्ट होंगी या कितनी क्या होंगी, प्रभावी होंगी। ठीक है। तो लगभग आज जो 12 वर्ष हो गया उस चीज़ को, तो इस चीज़ में कितना परिवर्तन आया है उस चीज़ का। अब 12 वर्षों की जो योजना है वो आप 12 वर्षों पहले की जो जनसंख्या उसके आधार पर अगर हम किसी प्रकार के मूल्यांकन करते हैं तो वो बात क्या है, बिल्कुल गलत होती है। ठीक है। तो यही बात जो कहीं कहीं ये वाला जो ये आर्टिकल है उसके अंदर ये बातें कही गई है। ठीक है। और इसमें जो कहते हैं भी जो इसके जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े कहीं कहीं जो हमारी जो सामाजिक है, आर्थिक है, नीतियों के निर्माण के लिए क्रियान्वित करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी जो निजी कंपनियां वगैरह होती हैं वो भी क्या करती है, उस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उसका क्या करती है, इस्तेमाल करती हैं लोगों की नीतियां बनाने के लिए, या उनको हम कह सकते हैं भी सुविधा प्रदान करवाने के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हम देखते हैं जो हमारी जो जनसंख्या के आधार पर हमारी जो सीटें हैं उनका भी जो वितरण है वो सही तरह से नहीं हुआ है। ठीक है। तो कहते हैं जो हमारे जनगणना जनसंख्या के अलावा हम देखते हैं भी तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो सर्वाधिक के जो विश्वसनीय तौर के जो आंकड़े होते हैं वो हमें प्रदान कराती हैं। इससे हम देख सकते हैं हमारी जो मातृ मृत्यु दर है उसमें कितनी कमी आई है, हमारी अपंगता के जो लोग हैं उनमें कितनी कमी आई है, साथ ही साथ जो हमारे जो शिक्षित हुए हैं लोग हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, हमारी जो साक्षरता दर है वो पहले की तुलना में कितनी बढ़ी है, हमारे जो हम कह सकते हैं भी लोग लोकतंत्र की तरफ कितने ज़्यादा आकर्षित हुए हैं, उसके भी सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो इन सब का विश्लेषण करते हैं हमारी जो जनसंख्या है वह जनसंख्या की जो गणना होती है। ठीक है। और ये सब किसके द्वारा, जो इसके विषय के से संबंधित जो हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान के से हमारे विशेषज्ञ होंगे, लोक प्रशासन के जो विशेषज्ञ हैं, समाज शास्त्र के हैं, अर्थव्यवस्था के जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं, वो इन्हीं आंकड़ों से एक बेहतर नीति बनाने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, या फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर वह नीति का निर्माण करते हैं। ठीक है। और जो मगर फिलहाल की बात करें तो केंद्र सरकार सभी जो अपने जो नीतियां हैं वो पुराने जो आंकड़े हैं उन्हीं पर क्या करती है, वह निर्भर करती है। ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर हम देखते हैं हमारी जो लोकसभा है और विधानसभा के में प्रतिनिधियों की संख्या भी तय की जाती है, जो कि हमारी जो 1971 की, ठीक है,
जो 1971 की जो हमारी जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर हमने क्या किया था, जो हमारी जो जनसंख्या सीटों का था क्या था, बंटवारा किया था। और फिर इसमें कहा भी 2001 में बने हमारा जो डेलिमिटेशन जो आयोग था उसके सुझाव के तहत 2026 तक हमने क्या कर दी थी, हमारी जो सीटें थी वो क्या कर दी थी, फिक्स कर दी थी। भी तब तक हम किसी प्रकार के जो सीटों के अंदर किसी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, हेरफेर नहीं करेंगे। और जैसे कि हमारे जो दक्षिण पूर्व के जो दक्षिणी राज्य हैं उनके अंदर जनसंख्या क्या हुई है, स्थिर हुई है या धीरे धीरे क्या हुई है, कम हुई है। जबकि हमारे जो उत्तरी राज्य हैं उनकी जनसंख्या क्या है, उनकी तुलना में काफ़ी बड़ी है। तो इसके तौर पर उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कम जो जनप्रतिनिधिकरण है, जिस पर तौर पर कह सकते हैं कि उन लोगों के साथ भी कहीं न कहीं क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ जो इसके अंदर कहा गया, जो हमारी जो इसके अलावा जो हमारी जो अनुसूचित जाति है, दलित है, अनुसूचित जनजाति है या आदिवासी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उनको भी हमारी संसद है या विधानसभा है उनके अंदर कितना उनको आरक्षित दिया जाना चाहिए, शिक्षा या नौकरी के अंदर उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात पर ये कहीं कहीं हम कह सकते हैं पुराने आंकड़ों पर ही हम क्या है, निर्भर है। तो इसलिए हमें क्या है, अभी नए आंकड़ों की क्या है, ज़रूरत है। साथ ही साथ इसमें आगे कहा गया है भी जो हमारी जो डिजिटल, जिस प्रकार से हम कह रहे हैं भी जो ये हमारी जो देश की है वो पहले डिजिटल जनसंख्या होगी, मगर वर्तमान में क्या है, ऐसी स्थिति भी है जिसकी वजह से हमारे जो पूरा देश है उसके अंदर क्या नहीं है, अभी वर्तमान यानी जो डिजिटल जो तकनीकी है वो पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। जहाँ पर जो इंटरनेट की हम कह सकते हैं अच्छी खासी हमारे पास क्या नहीं है, सुविधा नहीं है, वहाँ पर हम हमारी जो ये डिजिटल हम जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार से क्या कर पाएंगे, हमें इकट्ठा कर पाएंगे या फिर उनको हम किस प्रकार से अपलोड कर पाएंगे। तो और होगा तो भी इसमें क्या होगा, काफ़ी देरी होगी। और साथ ही साथ जो डिजिटल जो हमारी डिवाइस है उसके अंदर जो निष्पक्षता है, जो उपकरण है उनकी उपलब्धता है, वो भी हमारे अंदर इसके अंदर क्या करेगी, और ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न करेगी। ठीक है। और कहा गया इसमें अंदर कहा गया देश में जनगणना के लगभग 150 साल यानी लगभग 150 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है भी हमारी जो जनसंख्या की जो जनगणना है वो धीरे धीरे क्या हुई है, स्थगित हुई है। जबकि अमेरिका में क्या हुआ था भी कोरोना काल के अंदर 2020 में भी अपनी पहली डिजिटल जनगणना की थी। तो कोरोना काल के अंदर अमेरिका ने भी क्या की थी, अपनी जनगणना कर ली थी। मगर भारत का क्या है भी, भारत काफ़ी बड़ा देश है, इसके अंदर इस ऐसी स्थिति में जनगणना करवाना पॉसिबल नहीं था, यह बहुत ही मुश्किल कार्य था। ठीक है। तो ये कहीं न कहीं सरकार का एक इसमें कहा गया भी काफ़ी उत्साहपूर्ण यानी कदम था, मगर इसमें और ज़्यादा देरी करना कहीं न कहीं क्या होगा, और ज़्यादा क्या होगा, हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। तो ये हमारा जो आर्टिकल है उसके अंदर सारे के सारे ये बात हमारी कही गई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। ठीक है। तो आपकी बार मेंस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे देख सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर मिलेगा, और नहीं तो आपको 2024 के प्री के अंदर आपको इसके अंदर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट के आर्टिकल पर। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, और इस प्रकार के जो आर्टिकल है वो काफ़ी कम आते हैं हमारी जो पेपर्स है उसके अंदर। ठीक है। तो ये काफ़ी कोई सोचते हैं भी जो हमारी जो विशेष कोई कार्य होता है तभी आते हैं। तो ये हुआ क्या, अभी जो भारत है जो नागरिक उड्डयन बाजार में दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी जो हमारा जो ये विमान का जो हमारा जो व्यापार है तो उसके अंदर भारत कितने तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो दो कौन कौन से स्थान है हमारे पास, एक अमेरिका है और दूसरा कौन सा है, चीन है। तो अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया इसके व्यापार के अंदर। ठीक है। और हम अगर एक दशक पहले की अगर बात करें तो भारत में कितने थे, 74 एयरपोर्ट थे। कितने थे इसके अंदर, हमारे जो 74 जो क्या थे एयरपोर्ट थे, जिनकी संख्या अब कर बढ़कर कितनी हो गई है, 148 तक पहुंच गई है। ठीक है। तो और साथ ही साथ हमारे जो हवाई यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में क्या हुई है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो पहले की तुलना में 2 गुना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। और प्रतिदिन लगभग 4.4 लाख लोग क्या करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं। साथ ही साथ सरकार की कुछ ऐसी स्कीम्स थी जिसकी वजह से कहा गया था जो आम लोग थे, जो हवाई चंपल पहनने वाले लोग थे, वह भी क्या करते हैं, हवाई जहाज़ के जो यात्रा है उसका क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। भारत हमें पता है भी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके तहत पर इस क्षेत्र में तेज़ी से हम क्या करते हैं, विकास कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारी जो उद्योग नीति है उसका क्या करते हैं, सफल प्रयास हमें बताते हैं। ठीक। और क्या कहा भी पिछले एक दशक में पुराने हवाई अड्डों का जो जिस प्रकार से नवीनीकरण किया गया है और इन हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हवाई अड्डा बनाया गया है वो भी क्या है, इस क्षेत्र के अंदर हमारी जो उत्कृष्टता को क्या करता है, बयान करता है। इस उद्योग में कहा गया भी लगभग
25,000 करोड़ रुपए के निवेश की आशा है। इसमें निवेश कितना होगा? लगभग 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ठीक है। और वर्ष 2025 तक हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट की संख्या है वो लगभग 220 तक पहुँचने की क्या है, संभावनाएं हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा जो ये जो क्षेत्र है वो कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा यूपीएससी के अंदर बन सकता है। प्री के अंदर जिस प्रकार से अब की बार जैसे चीन की और भारत की कृषि के ऊपर पूछा गया, तो अब की बार हवाई पे भी पूछा जा सकता है। भी हमारा जो चीन की तुलना में हमारा जो हवाई व्यापार है वो ज़्यादा है। ठीक है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट उससे ज़्यादा है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर एक फैक्ट दिया गया है इस पर, जो हमारे जो हवाई अड्डे हैं उनका जो प्रबंधन है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनको किया जाता है। और अगर आपको ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और वहाँ पर आपको मैं न्यूज़ के पेपर भी आपको होंगे तो सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो फैक्ट दिया गया भी, हवाई अड्डों का जो प्रबंधन है वो भले ही काम करता है भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है, किंतु जो हमारी जो कुछ एयरलाइंस जो कंपनी है उनकी टिकटें हैं उनका निर्धारण क्यों करती है, तो उन पर जो सरकारी जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से भी क्या है इसके अंदर और ज़्यादा क्या गुणवत्ता हमारे यहाँ होती चली आ रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं भी जो वैसे तो आर्थिक जो यात्री हैं वो इसके हवाई जो यात्रा है उसकी ओर दिनों दिन क्या हो रहे हैं, आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ जो कंपनियां हैं वो नए नए ऑफर देकर भी क्या करती है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दे रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो जो यात्री हैं उनको क्या हो रहा है, इससे काफ़ी लाभ हो रहा है, उनको सस्ते दामों पर टिकट मिल जाती है, जिससे वह क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इनकी यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है। तो यही इन सब चीज़ों का इसके अंदर जिक्र किया गया है। मगर इसके अंदर ये भी कहा गया है जो छोटी जो कंपनियां हैं या जो छोटी हवाई जो कंपनियां उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, या तो बंद हो रही है या बड़ी कंपनियों को वह अपने अंदर विलय कर लेती है, या फिर उनको वह अपनी जो संस्था है वो क्या कहेंगे, बेच देती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो कहीं कहीं हमारी जो छोटी जो कंपनी है उनको भी संरक्षित करने की जिम्मेवारी कहीं कहीं हमारी जो सरकार है उसकी बढ़ जाती है। और अगर हम इसके आर्थिक असर की बात करें तो लगभग कहा गया भी दो वर्ष 1932 में जो हमारी जो टाटा स्टील थी उसके पास क्या थी, एयर इंडिया थी। कब थी, जो 1932 में किसने एयर इंडिया को की स्थापना की थी, किसने, तो टाटा जो कंपनी थी उसने। ठीक है। फिर 1953 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर 2022 ने सरकार ने दोबारा इस कंपनी को जो टाटा थी उसको उनके हाथों में दे दिया, ताकि इसका और ज़्यादा क्या किया जा सके, आधुनिकीकरण किया जा सके, या जो घाटे में दिनों दिन जो चल रही है उसको भी कम किया जा सके। इसके अंदर कहा गया है भी जो टाटा के हाथों में बेचने से पहले की अगर हम बात करें तो हमारी जो एयर इंडिया थी इसका जो घाटा था वह लगभग 9 अरब करोड़ रुपए का इसका क्या था, घाटा था। तो जैसे हम जानते हैं भी ये जो हमारा जो क्षेत्र है वह काफ़ी खर्चीला क्षेत्र है, इसके अंदर काफ़ी पूंजी की भी हमें आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हमें बहुत से यानी इक्विपमेंट भी इसके अंदर लगते हैं, लोगों की सुरक्षा भी हमें देखनी होती है, छोटी मोटी चीज़ है उनको भी हमें बहुत ध्यान से देखना होता है। तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी खर्चीला क्षेत्र है। ठीक है। और हमारी हवाई जहाज़ है उनकी कीमतें भी हम देखते हैं कितनी महंगी होती है, उनका संचालन करना भी कितना महंगा होता है, उनके जो ईंधन है वो भी कितना पर महंगा आता है। तो इस प्रकार से क्या हो भी हमारी जो ये जो कंपनियाँ हैं उनका जो संचालन करना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है, या बहुत ही यानी एक प्रकार से मुश्किल होता है। तो कहा गया अभी इस प्रकार से जैसे इसे सरकार को क्या करना है, तो भी इन प्रकार के जो एयरलाइंस जैसी जो कंपनियां हैं या बड़ी कंपनियां हैं जो हवाई कार्य करती है इनको बचाने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं इनके बंद होने से जो हमारी बैंक है या जो वित्तीय संस्थान है या विनिर्माता जो हमारी जो कंपनियां हैं या हमारे जो व्यापारी हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। साथ ही साथ जो सरकार है उसकी राजस्व है उसको भी इसके अंदर काफ़ी नुकसान होता है, और जो साथ साथ जो यात्री है उनको तो नुकसान होना ही होना है, क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसकी वजह से उनको भी काफ़ी इसके अंदर क्या होता है, नुकसान होता है। और इसके ऊपर जो नुकसान है वो कई कारणों से बढ़ सकता है, जैसे बाह्य के कारण भी, आंतरिक के कारण भी इनको नुकसान पहुंच सकता है। बाहरी कारण जैसे हम कह सकते हैं जैसे मौसम है, जैसे मौसम के कारण हो गई, आपदा के कारण हो गई, आगजनी के कारण हो गई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो तेल है उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव होना, सरकारी नीतियाँ और नियंत्रित प्रकार से कार्य होते हैं, तो वो भी क्या करती है, इन सबको क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है। और साथ साथ अंत में इसके अंदर जो प्रतिस्पर्धा की बात कही है, यानी जो इसके अंदर जो जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है तो वो क्या कर रही है, अभी जो छोटी कंपनियां हो रही हैं उनको क्या होती है, नुकसान पहुंचाती जा रही है। ठीक है। और जो जिससे क्या हो रही है, अभी जो टिकट वगैरह जो यात्रियों को तो फायदा हो रहा है, मगर क्या कहेंगे जो हमारी
जो छोटी कंपनियां हैं जिनको बचाना क्या होता है, आवश्यकता होता है सरकार के लिए, उनको भी क्या करना है, हमें यानी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा कहीं की क्या हो, एक सम्मानपूर्ण की प्रतिस्पर्धा हो, तो उस पर भी हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जो कहीं न कहीं इस प्रकार के जो आर्टिकल है वो कम ही आते हैं, जिसका हमने क्या किया, डिस्कशन किया है। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा द हिंदू से आर्टिकल है, जो कहता है क्या कहता है अभी आई ऑन ऑयल। तो हमें क्या करना है अभी, जो हमारी जो तेल की जो इस आर्टिकल में है, जो हमारी जो कुछ कंपनियां हैं OPEC, ठीक है, ये जो हमारी एक संस्था है, तो कौन सी OP जो EC जो कंपनी जो संस्था है, वो क्या कर रही है अभी क्या कर रही है, जो तेल का जो उत्पादन है उसमें क्या कर रही है, धीरे धीरे गिरावट कर रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी जो तेल की जो कीमतें हैं वो उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, तो इसी बारे में ये जो सारा का सारा आर्टिकल लिखा गया है। ठीक, तो क्या कहता है अभी, जो हमारी जो OEC+ है वो देशों में तेल के उत्पादन को कम करने का क्या कर रही है, निर्णय लिया है, जिससे कि तेल की कीमतों में क्या होने, बढ़ोतरी की संभावनाएं हो सकती हैं। जो OPEC है उसमें कुल कितने हैं, 13 सदस्य हैं, जबकि OPEC+ है उसके अंदर कितने कुल 23 सदस्य इसके अंदर क्या है, शामिल है। तो अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ, जो कि क्या करते हैं, ये जो सारे के सारे देश हैं वो तेल की जो कीमत है उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और कहा भी अभी हाल ही के अंदर जो सऊदी अरब है उसने कहा भी हम रोज़ 1 मिलियन टन, सॉरी 1 बिलियन जो बैरल जो उत्पादन है उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, घटाएंगे, या उस तक हम क्या करेंगे, घटाएंगे, जिससे क्या होगा भी हमें कीमतों में परिवर्तन देखने को हमें मिल सकता है। अप्रैल माह में भी उत्पादन है वो भी क्या है, हमारा घटा है, लेकिन क्या होगी, जो इसके घटने के कारण भी क्या होगी, जो हमारी जो सरकारें हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनके वजह से हमारे जो दाम है उनके जो गिरने की जो संभावना है वो कहीं और ज़्यादा कम हो गई है, यानी कहीं न कहीं जो दाम है वो कम असर डालते हैं। ठीक है, इनके कदम उठाने की वजह से उनका असर हुआ है वो अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। कैसे असर, जैसे क्या होता है अभी, जो सब सस्ते तेल होते हैं तो तब क्या करते हैं, जो कंपनी सरकार क्या करती है, अधिक टैक्स लगा करके उसको ज़्यादा लाभ कमा लेती है। ठीक है, या फिर क्या करती है, अन्य देशों से तेल खरीद लेते हैं, जैसे भारत ने किया था। तो हमने क्या किया था, तो रूस से क्या किया था, हमने तेल खरीदा था इन तेलों की तुलना में, जहाँ से हमें क्या हुआ था, सस्ता तेल भी प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार होती है अलग अलग निर्णय बनाती है, फिर जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो फिर क्या करती है, टैक्स होती है उसकी दरों में कटौती कर देती है, ताकि आम उपभोक्ता को क्या हो, इस पर ज़्यादा नुकसान इसके अंदर न झेलना पड़े। ठीक है, तो सारी की सारी यही बात इसके अंदर कही गई है। अभी भारत में तेल खरीद जो रूस में से बड़ा जो जो सॉरी बड़ी कीमतों पर को स्थिर रखा था। ठीक है, तो बस यही तो जो बड़ी कीमत थी उसको तेल खरीद के हमने स्थिर रखा था, जबकि भारत में कच्चे तेल की कीमत कितने थे, 38% की गिरावट की गई थी इस टाइम। मगर जो ये जो घटी हुई कीमत थी उसका जो लाभ था वह आम आदमी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि भविष्य में जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उन कंपनियों को सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या करती है, इस प्रकार के जो निर्णय है, या उन कंपनियों को इस प्रकार फ़ायदा उठाने को कहती है, जो उस कंपनी है वो तेल खरीदती रहे, इसलिए उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता है, ताकि स्थिति बिगड़ ना जाए। ऐसा ना हो भी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें हैं वो गिरे तो हमारा जो तेल है वो 50 रुपये हो जाए। ठीक है, और ऐसा हो भी जब कीमतें बढ़े तो वही तेल हमारा बढ़कर कितना हो जाए, तब वो 200 रुपये हो जाए। तो इससे क्या होगी, अव्यवस्था और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लोगों का क्या होगा, इस जो ये जो मार्केट है उसके ऊपर जो विश्वास है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और लोग इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसमें क्या करती है सरकार, जैसे एक मध्यवर्ती रखती है, जैसे 100 रुपये का एक टारगेट रखती है। ठीक है, जब 50 होती है तो अधिशेष राशि होती है वो किसको मिलती है, कंपनी को मिल जाती है, जब उपभोक्ता को क्या होती है, इसी की तरह। उसी प्रकार से जब कीमत 200 रुपये हो जाती है तो कंपनियों को कम फायदा होता है, उसको उपभोक्ता को फायदा पहुंचाना पड़ता है। तो इस प्रकार का क्या होता है, सिस्टम ये सारा का ज़्यादा चलता है। और इसी से क्या करते हैं, भी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं हमारी जो मुद्रास्फीति होती है उसको भी कंट्रोल करने का साथ ही साथ क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आर्टिकल था जिसके अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला जो आर्टिकल है वो पानी की बर्बादी से संबंधित है। अभी पानी का जो बर्बादी है वो क्या होना चाहिए, एक अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए। तो इसमें क्या था, अभी हाल ही के अंदर ऐसा होता, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर किसी व्यक्ति को किसी अपने जैसे मोबाइल वगैरह की खरीद के लिए उसने काफ़ी पानी की क्या की थी, बर्बादी की थी।
ठीक है। तो इसमें कहा गया अभी तो वर्तमान में क्या है, अभी जो अभी हम देख रहे हैं, अभी जो दुनिया है वो पानी की कीमत से किस प्रकार से जूझ रही है। ठीक है। जो इसमें से भी जो एशिया के 80% लोग ऐसे हैं जो कि जिनको पीने योग्य पानी की ज़रूरत है या पीने योग्य पानी की स्थिति वे अंदर वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं और ज़्यादा क्या होते हैं, भयावह होते हैं। भविष्य की हमारी जो चिंताएं होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। इसमें कहा गया भी जो जिस प्रकार से जो हमारा जो पानी है वो बर्बाद हो रहा है, उसमें विशेषकर हमारा जो उत्तरी पूर्वी जो चीन है, ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है, इस प्रकार के जो देश है उनके अंदर क्या हो, ज़्यादा पानी की क्या होती है, बर्बादी होती है। जैसा इसके अंदर क्या है, अभी जो हमारा जो देश है जिसके अंदर लगभग 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, जिसके अंदर क्या अभी जो आने वाले समय के अंदर जो पानी की क्या है काफ़ी ज़रूरत यहाँ पर हमें होगी। ठीक है। और इस समय पूरी दुनिया जहाँ साफ पानी का जो स्रोत है उनमें से केवल और केवल 1.4% जो जल स्रोत है वो केवल और केवल हमारे देश के पास है, उपलब्ध है। ठीक है। तो जितना भी पीने योग्य पानी है उसका लगभग 1.5% ही हमारे भारत के पास क्या है, अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार के जब बात करते हैं तो कहीं कहीं वो एक बात से क्या है, एक प्रकार का अपराध ही है जो कि आने वाली पीढ़ियों को पानी से क्या रखता है, वंचित रखता है। ठीक है। तो इसमें क्या भी विश्व के जो करोड़ों लोग हैं जिनको पीने योग्य शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हमें इस प्रकार के कृत्य नहीं करना चाहिए। तो यही की सारी बातें इसके अंदर लिखी गई है और कहा गया भी जो हमारा जो पानी है उसको अच्छे से हमें मैनेज करना चाहिए, उसके जो हमें भविष्य की सोच के अनुसार हमें पानी का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और अच्छे मैनेजमेंट की हमें क्या है, आवश्यकता है। और साथ ही साथ एक तरफ तो हम तो कह सकते हैं विज्ञान होना चाहिए, दूसरे तौर पर क्या होना चाहिए, आम आदमी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं भी जो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, तो जो अवैज्ञानिक है वो कुछ जैसे समुद्री पानी है या रिसाइकल पानी है उसको बनाने में सहायक हो, साथ ही साथ आम पानी है वो पीने योग्य पानी है, जो आम व्यक्ति है वो पीने योग्य पानी को कम से कम क्या करे, बर्बाद करे। तो दोनों का जब एक प्रकार से जो सहयोग होगा तभी हम क्या करते हैं, भविष्य में इस प्रकार की जो स्थिति होगी उससे हम क्या करेंगे, निजात पा सकते हैं। वरना क्या होगा कि पानी की बर्बादी से जिस तरह पानी की बर्बादी हो रही है उससे हम यानी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो यही इस आर्टिकल के अंदर सारे के सारे अंदर ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो ये जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर फैक्चुअल आर्टिकल है, जिसके अंदर जो हमारे जो क्योंकि जो अभी ये जो शिवाजी है वो जो काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं। ठीक है। तो इस पर क्या होता है भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी, ठीक है, शिवाजी के ऊपर। तो इसमें कुछ जो फैक्ट है जो शिवाजी जी से संबंधित है, ठीक है, तो उनके बारे में हमें क्या होना चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो इसके अंदर कहा गया भी जिस प्रकार जो शिवाजी थे, तो अभी क्या हुआ है, जो महाराष्ट्र है उन्होंने क्या किया, अभी जो एक हफ्ता उन्होंने क्या किया, अभी जो जून का जो हफ्ता है उसको क्या किया उन्होंने, जो शिवाजी के नाम पर एक तौर पर उन्हें क्या किया, अभी उन्होंने मनाने की बात कही गई है। तो लगभग 6 जून क्या हुआ, अभी 6 जून 1674 को कहीं के जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने कहीं के सर्वोत्तम प्रभुत्व के रूप में सिंहासन पर क्या थे, बैठे थे। और उन्होंने एक प्रकार से जो हिंदवी साम्राज्य था उनकी क्या की थी, उन्होंने क्या किया था, एक प्रकार से स्थापना उन्होंने की थी। उन्होंने उनका जो साम्राज्य था वह गुप्त, मौर्य, चोल और अहोम और विजयनगर साम्राज्य की तरह क्या था, शक्तिशाली था, सुसंगठित था, सुशासित था। ठीक है। इसके तो कवि थे जिनका नाम था भूषण ने शिवराज शिवराज भूषण और शिव भवानी जैसी रचनाएं लिखी थी, जिसके अंदर जो हमारे जो छत्रपति शिवाजी थे उनकी जो देशभक्ति, वीरता और कहीं का जो प्रवचनशीलता और कहीं के गुणगान उन्होंने किया था। तो उन्होंने 1946 में जो एक प्रकार से जो आलिद शाही सल्तनत को क्या थी, चुनौती देते हुए उन्होंने तोरण के किले पर क्या किया था, उन्होंने कब्जा किया था। कब किया था ये, लगभग किया था उन्होंने ये 1646 के आसपास ये चीज़ उन्होंने की थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या था भी जो मुगल साम्राज्य के अंदर भी उन्होंने काफ़ी चुनौती दी थी। और जो पुरंदर के जो युद्ध थे उन्होंने जो फतेह खान के नेतृत्व वाली जो विशाल सेना थी उनको भी उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। और प्रतापगढ़ की लड़ाई में उन्होंने शिवाजी की जो सेना है, जो बीजापुर की सल्तनत के पर भी उन्होंने क्या की थी, कहीं की विजय हासिल की थी। और उन्होंने जो मुगल साम्राज्य के समय जब उसका किस समय किसका शासक था, जब औरंगजेब का शासनकाल था, उस समय भी उन्होंने क्या किया था, जो हमारा जो ये समाज था उसको इन्होंने क्या किया था, काफ़ी प्रोटेक्ट किया था या कहीं कहीं एक अलग सल्तनत बनाई थी। साथ ही साथ जो मराठा थे उन्होंने जो 18वीं शताब्दी के जो क्षेत्र के अंतर्गत तो मुगलों के अंदर नहीं, साथ ही साथ जो हमारी जो ब्रिटिश सेना थी उनको भी कहीं कहीं दबाव कर रखा था या कहीं कहीं उनको क्या किया था, कंट्रोल करके रखा था किन्होंने, मराठाओं ने। ठीक है। जब तक मराठा शक्तिशाली थे अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के बारे में नहीं सोचा था।
ठीक है। तभी हम कहते हैं भाई जो पानीपत का युद्ध था उसने ये बात तय कर दी थी भी भारत पर अब शासन कौन नहीं करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, जो समुद्री सुरक्षा के लिए एक प्रकार के जो सामरिक महत्व को देखते हुए उन्होंने एक नौसेना का भी क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। उन्होंने अरब सागर को नियंत्रित करने और अपने साम्राज्य को तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए, महत्व को समझने के लिए भी उन्होंने कहाँ पर नौसैनिक अभियान वहाँ पर चलाए थे। साथ ही साथ उन्होंने जो कोंकण तट को छोड़कर सारे समुद्री क्षेत्र था उन पर उन्होंने आधिपत्य करना या उनको कंट्रोल करने के बारे में सोचा था। और हमारी जो यूरोपीय जो शक्तियाँ थी जैसे पुर्तगाल थे उनको भी कंट्रोल करने का उन्होंने काफ़ी यानी कार्य किया था। और उन्होंने क्या किया था, वो जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण, ठीक है, तो जिस प्रकार से जो वर्तमान स्तर पर जो सत्ता क्या थी विकेंद्रीकरण, जो अलग अलग शासनों को, छोटे छोटे शासक थे उनमें क्या कहता है सत्ता को बांट दिया था, ठीक है। तो सत्ता के जो केंद्रीकरण की क्या थे, वो क्या थे, विपरीत थे। उन्होंने लोक कल्याण, समान सुरक्षा, हिंदवी साम्राज्य की पहचान थे। उन्हें जो व्यक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर उन्होंने व्यवस्था आधारित शासन को सृजन किया था। उसने व्यक्ति को आधार नहीं माना था, उन्होंने किसको, एक व्यवस्था को आधार मानकर इस प्रकार का की व्यवस्था के लिए उन्होंने एक अष्ट प्रधान नामक परिषद का भी गठन किया था, जिसमें क्या होते हुए 8 जो महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे, जो क्या करते थे, जो नीति निर्माण करते थे, उनका क्रियान्वयन करते थे, राजस्व वगैरह का वसूलते थे, ठीक है। सामूहिक तौर पर जो निर्णय लेते थे, ठीक है, तो उनके जो शासन था उनमें पारदर्शिता बनाना, जवाबदेहिता बनाना, संवेदनशील बनाना, इन कहीं कहीं इनका क्या था, मुख्य कार्य हुआ करता था, ठीक है। तो ये क्या थे उनके जो मुख्य कार्य थे। साथ साथ उन्होंने आर्थिक विकास के लिए किसानों को बंजर भूमियों पर खेती करने के लिए भी उन्होंने क्या किया था, प्रोत्साहन किया था। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने राजश्रय भी उन्हें दिया जाता है, ठीक है। और उन्होंने किसानों और कामगारों और व्यापारियों को भी बड़ी क्या थी, उन्होंने राहत दी थी। तो ये एक जो छोटा सा जो आर्टिकल था, जो कहीं कहीं फैक्चुअल आर्टिकल था, जो हमारे लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये वैसे तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है इसमें कुछ भी, पर अभी क्या भी इसमें आर्टिकल में इतना ही है भी। अभी हमारा जो सिंघाई सहयोग संगठन का जो सम्मेलन होने वाला है, जो 22वां सम्मेलन होने वाला है, तो उसमें क्या अभी भारत ने कहा है भी जो ये जो सम्मेलन है वो एक वर्चुअल रूप में होगा, ठीक है। तो हम इसमें प्रत्यक्षता नहीं बैठेंगे, इसमें क्या करेंगे, वर्चुअल रूप में क्या करेंगे, इसके हम क्या करेंगे, हम आगामी करेंगे। क्योंकि अभी जो हमारा जो ये जो संगठन था उसकी पैरवी कौन करने वाला था, भारत करने वाला था। तो भारत ने कहा था अभी इसकी जो हम पैरवी करेंगे वो वर्चुअल रूप में करेंगे, न कि प्रत्यक्ष रूप में इकट्ठे होकर हम इसकी पैरवी करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो इसी प्रकार से जो क्या होता है अभी जो कि लोगों का ध्यान क्या था कि इसमें होने वाला था, जैसे भारत ने जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली थी हमारी पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ, उस पर काफ़ी ध्यान आकर्षित था। तो उस ओर के सारे का सारा जो ध्यान था वो कहीं कहीं इस जो यानी घोषणा के बाद क्या हो गया है, एक प्रकार से छिलमिल इस प्रकार का हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा अभी कहीं कहीं एक प्रकार का ये हमारा जो एक प्रकार से जो स्कूल को संदेश ही है हमारा भी, जो हमारा जो द्विपक्षीय जो वार्ता है उसमें हम जो जब तक यानी जो किसी ठोस रणनीति पर नहीं पहुंचती है कोई सरकार, तब तक किसी प्रकार की द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। तो हमारा जो शंघाई सहयोग है उसका जो गठन था वह 2003 में जो एक चीन की पहल से किया गया था, ठीक है। आरंभ में चीन का इस पर क्या था, वर्चस्व था। उसके बाद में 2017 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान को इसके अंदर क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। और इसके अंदर जैसे रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके अंदर क्या है, इसके अंदर शामिल है, सारे के सारे जो देश हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं बस सिर्फ यही जो इस आर्टिकल के अंदर इम्पोर्टेंट था, बाकी इस आर्टिकल के अंदर का कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि हमारे एग्जाम से कोई रिलेटेड हो, ठीक है। तो बस इतना ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी हम टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।